गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मन वर्मा महर्षि ध्यान कंप्यूटर शिक्षा मिशन की तरफ से लेक्चर लेके आया हूँ एचएससी हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13। इससे पहले 12 लेक्चर हम देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में देखा था हमने जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, उसको मारता कौन है? इसी का भतीजा जलालुद्दीन का अलाउद्दीन खिलजी इसको मारता है। तो अलाउद्दीन खिलजी आगे राजा बनता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को इस लेक्चर में हम देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक राजा रहता है। इसका दूसरा नाम दूसरा सिकंदर, ये खुद को बोलता है कि मैं दूसरा सिकंदर हूं, खुद ही ये कहता है। इसके अलावा इसका एक और नाम है सिकंदर ए सनी। ये नाम इसको मलिक काफूर ने दिया था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब इसके समकक्ष उस समय में और बहुत सारे व्यक्ति थे, उनको भी देख लेते हैं। काफ़ी सारे ये कार्य करवाता है, काफ़ी अभियान भी चलाता है और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट व्यक्ति से मिलता है ये। तो उस समय में गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के अंदर राजा थे कर्ण। इनकी वाइफ का नाम था कमला और राजा थे ये गुजरात के। गुजरात के राजा थे ये। और एक व्यक्ति है रामचंद्र, ये देवगिरी के राजा है। एक व्यक्ति है रुद्र प्रताप, एक व्यक्ति है रावल रतन सिंह, चित्तौड़गढ़ के राजा है ये तेलंगाना के राजा थे। देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये फेमस व्यक्ति थे। अगर इसी की बात करें तो इसके अंदर, इसकी सेना के अंदर एक नुसरत खान नाम का व्यक्ति था, जिसका युद्ध होता है राजा कर्ण से युद्ध होता है। रामचंद्र के बारे में अगर बात करें तो 1294 के अंदर जब जलालुद्दीन खिलजी राजा था तो इसके साथ युद्ध होता है रामचंद्र का। अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध होता है रामचंद्र के साथ और पहली बार ये उस समय में जाता है दक्षिण की तरफ। इससे पहले कोई भी राजा दक्षिण को लूटने नहीं गया था। तो यहाँ से काफ़ी सारी सोना चांदी लूट के लेके आता है। तो इसका मैं पहले पिछले लेक्चर में ही सारा बता चुका हूँ। रुद्र प्रताप जो है एक व्यक्ति था मलिक काफूर। रुद्र प्रताप और इसका मलिक काफूर का युद्ध होता है। नुसरत खान जो है वो सेनापति है और ये पहले गुलाम होता है और उसके बाद सेनापति बनता है, प्रगति करता है। जो मलिक काफूर है इसको 1000 दिनार भी बोला जाता है। 1000 दिनार के अंदर खरीद के लेके आया था कौन? नुसरत खान खरीद के लेके आया था मलिक काफूर को। कहाँ से? गुजरात से खरीद के लेके आया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति मैंने बता चुका हूँ मैं। रावल रतन सिंह, इनकी पत्नी का नाम है पद्मिनी। ये श्रीलंका से थी। श्रीलंका के अंदर सिंगल द्वीप था कोई, वहाँ की ये राजकुमारी थी और इसका विवाह हो जाता है रावल रतन सिंह के साथ विवाह हो जाता है। इसके अलावा एक व्यक्ति और था जिसका नाम था राघव चेतन। तो काफ़ी सारे व्यक्ति हैं जिनका इसकी ज़िंदगी में अहम रोल रहता है। किसी के साथ युद्ध होता है, कुछ ना कुछ घटनाएं किसी न किसी व्यक्ति के साथ होती है। तो दोबारा से मैं थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी है,
एक राजा करण है, उसकी वाइफ पत्नी का नाम कमला है, गुजरात का राजा है। एक नुसरत खान खान का नाम का व्यक्ति है, ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है। रामचंद्र देवगिरी को मैं पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा चुका हूं, तो मैं इसको यहां से हटा भी देता हूं। रुद्र प्रताप से कोहिनूर मिलता है। कोहिनूर मिलता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। लेके कौन आता है? मलिक काफूर लेके आता है। और रावल रतन सिंह पद्मिनी, इसकी स्टोरी आपने मूवी के अंदर भी देखी होगी, जो पद्मावत मूवी है इसके अंदर। लेकिन एक्चुअली मूवी और असल ज़िंदगी में काफ़ी सारा फ़र्क है। मूवी में कुछ और दिखाया गया है, रियलिटी कुछ और थी, तो यहाँ हम उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है 1297 से 1299 की बात करते हैं। 1297 से 1299 के बीच में युद्ध होता है। अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में नहीं जाता, अपने सेनापति को भेजता है, नुसरत खान को। ये राजा करण को हराता है और करण भाग के देवगिरी में चल जाता है। कहाँ चला जाता है? देवगिरी में। जो राजा रामचंद्र थे देवगिरी के, वहां भाग जाता है। नुसरत खान इसकी जो पत्नी है कमला को लेके आता है, कमला को लेके आता है खिलजी के पास, और ये इसको अपनी पत्नी बना लेता है, इसके साथ विवाह कर लेता है कमला के साथ। युद्ध होता है 1297 से 1299 में। इसी टाइम में जब ये वापस आ रहा होता है इस युद्ध से, नुसरत खान उस समय में एक मेले के अंदर से मलिक काफूर को भी 1000 दिनार के अंदर खरीदता है और लाके अलाउद्दीन को देता है। तो याद रखना है, नुसरत खान एक तो कमला को लेके आया, करण को हराता है, राजा करण को हराता है, कर्ण देवगिरी में चल जाता है, कमला को अपने साथ लेता है, और रास्ते में एक मेला आता है जहाँ से मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदता है। इसका नाम फिर 1000 दिनार ही पड़ जाता है। अलाउद्दीन को 2 चीज़ें पेश करता है ये। तो इसकी कहानी ये थी। उसके बाद बात करें रुद्र प्रताप का, देख लेते हैं। 1308 का अभियान रहता है ये। 1308 के अंदर मलिक काफूर धीरे धीरे काफ़ी प्रगति करता है, और प्रगति करते करते गुलाम से सेनापति बन जाता है। नुसरत खान की जगह सेनापति बना लेता है। अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी निजी पर्सनल इसके साथ अच्छा व्यवहार हो जाता है इसका। अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर का आपस में काफ़ी बनती है, तो सेनापति की पोस्ट दे देता है। 1308 में इसको ये तेलंगाना भेजता है। रुद्र प्रताप से ये कोहिनूर का हीरा लाके अलाउद्दीन खिलजी को देता है। तो ये कंप्लीट करा चुका हूँ। बीच में रह गया अब रावल रतन सिंह। इसकी अगर बात करूं तो इससे पहले मैं बताता हूं राघव चेतन के बारे में। राघव चेतन कौन था? जब रावल रतन सिंह छोटे बच्चे थे उस समय में राघव चेतन इसके गुरु थे। ये इसको शिक्षा देते थे तलवार की, हथियारों के जितने भी हथियार है, घुड़सवारी है, शिक्षा है, किसी भी प्रकार के जितने भी ग्रंथ वगैरह और किसी प्रकार की जो भी शिक्षा है, हर प्रकार की शिक्षा। संगीत के अंदर ये काफ़ी माहिर थे, और इसके अलावा तंत्र मंत्र भी बहुत ज़्यादा जानते थे। तो हर प्रकार के जितने भी इनके पास ज्ञान था ये रावल रतन सिंह को देते हैं। रावल रतन सिंह धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाते हैं, अपने गुरु की शरण में काफ़ी कुछ सीखते हैं। जब बड़े हो जाते हैं और राजा बन जाते हैं तो इनका विवाह हो जाता है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका की बात करें तो ये श्रीलंका यहाँ है, और राजस्थान के अंदर यहाँ पे चित्तौड़गढ़ है। ये विवाह के लिए जाते हैं श्रीलंका के अंदर सिंगल द्वीप में। जो रानी पद्मती थी उस समय में कहते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर औरत थी ये। और जब रावल रतन सिंह विवाह के लिए जाता है तो इनको ये डर होता है कहीं बीच में कोई हमला न कर दे, तो इस डर से ये बड़ी चुपके से अपने किले के अंदर पहुंचते हैं। अगर इनके किले की बात करूं मैं तो इनका किला काफ़ी ऊंचाई के ऊपर होता है, पहाड़ी के ऊपर होता है। इस जगह पे यहाँ कोई भी व्यक्ति खड़ा है, अगर यहाँ पे पहुंचना है तो उसको बहुत ही संकरा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, उस पे से गुजरना पड़ेगा। पहुंचने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं, तो काफ़ी मुश्किल से ऊपर पहुंच पाता है। तो राघव चेतन जो व्यक्ति था ये एक दिन रात के समय में अपने सारे वाद्य यंत्र, गिटार, सितार, ढोलक वगैरह जो भी है इसके पास जो भी उस समय में होते थे, ये लेके बैठ जाता है और अपना संगीत शुरू कर देता है। काफ़ी सुरीली आवाज़ थी। और बैठता कहाँ है? जो रानी पद्मती का कक्ष था उसके बाहर बैठ जाता है। रावल रतन सिंह काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति है। ये सोच के
कि रानी पद्मावती अपने कमरे से बाहर निकलेगी और मैं उसका चेहरा देख लूँगा, क्योंकि जो रावल रतन सिंह था वो रानी पद्मावती को बड़ी छुपा के रखता था, किसी को इसका चेहरा नहीं देखने देता था। सुंदर भी बहुत थी, आसपास के गांव में और काफ़ी सारे इलाके में, बाद दूसरे राज्यों में भी काफ़ी चर्चा थी कि इसकी जो पत्नी है वो काफ़ी सुंदर है। जब रात को गाना गा रहा होता है तो रावल रतन सिंह को सुनाई देता है कि कोई व्यक्ति गाना गा रहा है। ये अपने कक्ष से उठ के और बाहर आता है, देखता है कि रानी पद्मिनी के कमरे के बाहर ये व्यक्ति बैठा है। राजा रावल रतन सिंह को बहुत गुस्सा आता है। सुबह ये इसको अपने पास बुलाता है, राघव चेतन को अपने पास बुलाता है, इसकी काफ़ी सारी बेइज्जती करता है और इसको अपने राज्य से बाहर निकाल देता है। काफ़ी गुस्से में होता है कि इतनी हिम्मत कैसी हुई कि मेरी पत्नी का तू मुंह देखना चाहे, मेरी पत्नी के बाहर कमरे के बाहर बैठ के गाना बजाना कर रहा था। तो इसको काफ़ी बुरा लगा और इसको भगा देता है। राघव चेतन यहाँ से जाता है दिल्ली। दिल्ली में कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक फेमस ये बात थी कि कोई भी सुंदर चीज़ है, कोई भी कीमती चीज़ है या कोई भी कुछ इस प्रकार का है कि बहुत ही कीमती है या बहुत सुंदर है, ये सोचता था कि जो भी सुंदर चीज़ है वो सिर्फ मेरे पास ही होनी चाहिए। इसीलिए ये अपनी चाचा की लड़की से विवाह भी करता है, क्योंकि वो भी काफ़ी सुंदर थी, उससे विवाह करता है। कमला से विवाह भी करता है। ये कोहिनूर का हीरा भी इसके पास आता है एक समय के बाद में। तो काफ़ी सारी कीमती चीज़ों के पीछे पड़ा रहता है। जब इसको पता चलता है, राघव चेतन जब दिल्ली पहुंचता है तो इसको बताता है कि इस तरह से चित्तौड़गढ़ के अंदर रानी पद्मिनी है जो काफ़ी सुंदर है। ये उस समय अभियान तेलंगाना के अभियान पे जाने की सोच रहा होता है और उस अभियान को ये कैंसिल कर देता है, उस अभियान पे नहीं जाता। तो ये घटना अगर मैं बात करूँ तो 1303 की है। 1303 में ये तेलंगाना में न जाके ये जाता है राजस्थान के अंदर, चित्तौड़गढ़ में। तो कंप्लीट स्टोरी देखेंगे आगे। इसमें चित्तौड़गढ़ के अंदर जाता है और चित्तौड़गढ़ के किले के बाद यहाँ जाके अपनी सेना सारी इकट्ठी कर देता है। साथ में इसके कौन जाता है? मलिक काफूर जाता है। यहाँ पे मलिक काफूर है, राघव है और अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन राजा बनने के बाद सिर्फ एक ही अभियान पे जाता है, बाकी सारी जगह या तो अपने सेनापति नुसरत खान को भेजता है या फिर अपने दूसरे गुलाम जो है मलिक काफूर उसको भेजता है। लेकिन सिर्फ इसी जगह पे चित्तौड़गढ़ के अंदर खुद आता है। तीनों आते हैं, यहाँ आके बैठ जाते हैं। राघव चेतन को बदला लेना है, ये सारा इसको यहाँ का पता है, कहाँ से रास्ता है, कैसे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ये इसको समझाता है कि हम किसी भी प्रकार से ऊपर हमला करके और इस किले को नहीं जीत सकते, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है, किसी प्रकार का कोई भी हथियार ऊपर नहीं पहुँच सकता। तो ये इसको सुझाव देता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? मलिक काफूर को भेजता है ऊपर भेजता है रावल रतन सिंह के पास और कहता है कि हमारी सेना आई है दिल्ली से, काफ़ी थकी हुई है और हम एक दिन की शरण चाहते हैं आपके महल के अंदर। जो रावल रतन सिंह है काफ़ी ये भी बहुत चतुर व्यक्ति था, ये बातों को समझता है और इसको कहता है, मलिक काफूर को कहता है कि बिल्कुल हम आपको एक दिन के लिए रोकेंगे, लेकिन पूरी सेना को नहीं, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी को ये बुलाता है, निमंत्रण देता है ऊपर जाने के लिए, अपने महल में बुलाता है। अलाउद्दीन खिलजी महल में जाता है चित्तौड़गढ़ के। इनका सोच विचार ये होता है कि जैसे ही सेना लेके अगर ये निमंत्रण दे दे हम वहाँ जाएंगे और अपना युद्ध कर लेंगे, नीचे से बाकी सेना को भी ऊपर चढ़ने में आसानी हो जाएगी तब तक। लेकिन रावल रतन सिंह चतुर व्यक्ति है, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी को ही ऊपर बुलाता है। अलाउद्दीन खिलजी ऊपर जाता है, सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, रेस्ट करता है, खाना पीना करता है, जाने का समय भी आ जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को कहता है कि मैं सबसे मिल लिया, खाना पीना कर लिया, सब चीज़ें कर ली, काफ़ी सेवा की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपकी पत्नी से भी मिलना चाहता हूँ। पत्नी कौन? पद्मिनी से भी मिलना चाहता हूँ। इस बात पर रावल रतन सिंह को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और ये इसको महल से बाहर निकाल देते हैं। अलाउद्दीन नीचे आ जाता है वापस और यहीं आके बैठ जाता है और कहता है कि अब तो पद्मिनी का मुख देखकर ही जाऊंगा, इससे पहले नहीं जाऊंगा। ये यहीं बैठा रहता है।
राघव चेतन जो है इसको बोलता है कि जो ये किला है काफ़ी ऊंचाई पर है, इसके ऊपर हमला हम कर नहीं सकते, और दूसरा जो ऊपर बैठने के बाद ये 6 महीने का राशन या साल भर का राशन इन्हीं के पास होता है, पानी खाना पीना सब ऊपर ही होता है, ये नीचे उतरेंगे नहीं। अलाउद्दीन खिलजी इस बात पे कहता है चाहे 1 साल लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे या 1.5 साल लगे, अब तो मैं पद्मिनी का चेहरा देखकर ही वापस दिल्ली जाऊंगा, इससे पहले नहीं जाऊंगा। ये अपना दिल्ली से संवारा सामान खाना पीना सब कुछ दिल्ली से मंगवाता है, 6 महीने तक यहीं बैठा रहता है। इससे परेशान रावल रतन सिंह भी हो जाता है, 6 महीने में धीरे धीरे खाना पीना खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी परेशान हो जाता है। ये मैसेज भेजता है रावल रतन सिंह अलाउद्दीन के पास, मैसेज भेजता है कि आपको चेहरा ही तो देखना था ना मेरी पत्नी का, तो आओ और एक बार चेहरा देख जाओ, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, अगर इतनी ही बात है, और उसके बाद आप दिल्ली चले जाओ। तो ये समझौता हो जाता है। अलाउद्दीन को अकेले में बुलाता है कि आप अकेले आओगे और उसके बाद वापस चले जाओगे चेहरा देखने के बाद। अब चेहरा देखने की अगर बात आती है तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ क्या सीन रहता है। एक्चुअली मूवी में कुछ था लेकिन यहाँ कुछ और ही होगा। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर यहाँ रानी पद्मिनी है। ये कह सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे रानी पद्मिनी है, और इस जगह पे खिड़की है, और खिड़की के सामने एक शीशा है। अलाउद्दीन खिलजी इस जगह पे खड़ा है, अलाउद्दीन खिलजी इस जगह पे खड़ा है, और यहाँ तालाब है पानी का, यहाँ पे है पानी का तालाब। रानी पद्मिनी इस खिड़की में से शीशे को देखती है, और शीशे से परछाई बनती है पानी के अंदर, और पानी के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी है वो इसका चेहरा देखता है, चेहरा देखता है, और देखने के बाद जो रावल रतन सिंह है वो कहता है मैंने आपको अपनी पत्नी से मिलवा दिया है, अब आप यहाँ से प्रस्थान करके अपना दिल्ली चले जाओ। अलाउद्दीन खिलजी वापस आ जाता है। वापस कहाँ जाता है? दिल्ली न जाके यहीं नीचे आके बैठ जाता है, नीचे आके बैठ जाता है, और ऊपर फिर संदेश भेजता है मलिक काफूर के हाथ में रावल रतन सिंह के पास कि आपने हमारी बहुत सेवा की, काफ़ी आदर किया, सम्मान किया, और जो हमारी इच्छाएं थी वो भी पूरी की। मैं आपकी पत्नी को देखना चाहता था, आपने वो भी इच्छा पूरी की, और मेरी काफ़ी सेवा भी की यहाँ बुला के। अब मैं भी आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ, आप आइए और मेरे शिविर के अंदर हमारी भी सेवा भावना देखिए। ये बात रावल रतन सिंह सुनता है। अब इसके सम्मान पे बात आ जाती है, क्योंकि ये अकेला बुलाता है। अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को अकेला बुलाता है। अब रावल रतन सिंह सोचता है कि अलाउद्दीन खिलजी खुद अकेला मेरे महल में आया 2 बार आया है और चला भी गया। अगर अब मैं न जाऊंगा तो इतिहास के अंदर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए अकेला आता है, नीचे आता है, शिविर में आता है। और यहाँ पे होता क्या है, जो अलाउद्दीन खिलजी है इसको कैद कर लेता है, रावल रतन सिंह को कैद करके और ले जाता है दिल्ली। दिल्ली ले आता है, पूरी अपनी सेना ले आता है और रावल रतन सिंह को ले आता है। यहाँ से उसके बाद संदेश भेजता है रानी पद्मिनी के पास। रानी पद्मिनी के पास संदेश भेजता है, किसके हाथ भेजता है? राघव चेतन के हाथ संदेश भेजता है कि या तो तुम मेरी पत्नी बन जाओ या फिर मैं राघव चेतन को मार दूंगा। पद्मिनी जवाब देती है कि ठीक है, मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अब शर्तें क्या है उसमें, वो लिख के भेजती है। लिख के भेजती है किसके हाथ में? राघव चेतन के हाथ में एक पत्र दे के भेजती है। पत्र में क्या क्या लिखा है? रानी कहती है मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरे साथ मेरी 700 दासी आएगी, और इन 700 दासियों के लिए आपको 700 डोली भेजनी पड़ेगी, और रास्ते में कहीं भी चेक नहीं होगी ये डोलियां। ये 3 शर्तें थी कि मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ मेरी 700 दासियां भी आपकी पत्नी बनेगी। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि सहमत हूं मैं इससे,
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 700 डोली भेजनी पड़ेगी। अलाउद्दीन खिलजी इसके लिए भी सहमत है, 700 डोली भेजने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में चेक नहीं होगी, इसके लिए भी अलाउद्दीन को कोई दिक्कत नहीं है, बोला रास्ते में किसी प्रकार की कोई भी डोली चेक नहीं होगी। इसके अलावा एक शर्त और रहती है पद्मिनी की कि राघव चेतन का सिर कलम करके और राजस्थान चित्तौड़गढ़ के अंदर भेज दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी इस शर्त को भी मान लेता है और इसका सर धड़ से अलग कर देता है, और इस सर का जो धड़ है 700 डोलियों को भेज के और इसका सर भेज देता है चित्तौड़गढ़ में। अब आगे जो मूवी में दिखाया गया है वहाँ कुछ ऐसा दिखाया गया कि पद्मिनी जो है वो जाती है दिल्ली के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन डोलियों के अंदर सैनिक होते हैं, ये जाते हैं दिल्ली के अंदर, रास्ते में कहीं चेक नहीं होती, वहाँ इनका युद्ध होता है 700 सैनिकों का, और रावल रतन सिंह वहाँ होता ही है, इसको कैद कर रखा है, ये इसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं और सब के सब मारे जाते हैं, 700 सैनिक मारे जाते हैं। रावल रतन सिंह भी उस युद्ध के अंदर शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी है वो वापस आता है, राजस्थान की तरफ आता है रानी पद्मिनी को लेने के लिए, लेकिन रानी पद्मिनी जोहर कर लेती है, मतलब जलती हुई आग के अंदर प्रवेश कर जाती है और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो कंप्लीट स्टोरी ये है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।